संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हो या फिर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय, अगर प्रशासन एवं व्यवस्था की बात आती है तो सभी की जुबान पर केवल एक ही नाम आता है, चंद्रभूषण शुक्ला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सीवी शुक्ला जी की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो, सच तो सच है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं रीवा संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय व महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय के पूर्व संचालक सह अधीक्षक डॉक्टर सीवी शुक्ला जी से, जो कि एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी पिछली जिंदगी के बारे में, जिनसे हम यादों का दरवाज़ा खोलेंगे और ले जाएंगे उनके अतीत की ओर। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से सर हम बात करेंगे आज उन अनछुए पहलुओं की जिन्हें केवल आपने महसूस किया है। एक सच आपका। सन 1999 में मैं मेडिकल कॉलेज कानपुर में परीक्षा लेने गया था। वहाँ मुझे फ़ोन आया कि आपको गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का संयुक्त संचालक का बनाया जा रहा है। तो मैंने फ़ोन पे मना कर दिया कि मुझे कोई पद ये नहीं लेना है। फिर मुझे मेरे ऊपर दबाव पड़ा कि आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और 99 में अगर पुरानी दशा अगर देखा है किसी ने गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वही उसका आकलन कर सकता है कि कैसे वो अस्पताल चलते थे। मेडिसिन वार्ड में मरीज एडमिट होते थे, पीडियाट्रिक में होते थे, छाता लेकर के बैठते थे, लीक करता था, चूता था, दीवारें कभी पुताई नहीं होती, फर्श टुकड़े टुकड़े थे, स्टाफ की कमी थी, बजट की सीमा बहुत ही कम थी। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन युवा मोर्चा, भाजपा के युवा मोर्चा वालों ने गेट पर चक्का जाम किया और मैं वहाँ गया, उनसे मिला। मैंने कहा जिन बातों को आप लेकर के ये मुद्दा उठाए हुए हैं वो मेरा मुद्दा है, आपका नहीं। मैं आपके सभी मुद्दों से सहमत हूँ और यदि आप लोगों का सहयोग सभी का रहेगा तो मैं इसको सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरी इस बात को सुन करके वो लोग वापस हो गए, शांत हो गए। स्टाफ बहुत ही कम था, कुल 44-45 नर्सेस थी। इतना बड़ा अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, 4 ऑपरेशन थिएटर, पीडियाट्रिक वार्ड, सभी वार्ड थे, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन, सभी वार्ड वहाँ, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक। हालत ये थी कि एक नर्स 3 शिफ्ट लगती थी, तो एक नर्स से ज़्यादा हम एक वार्ड में नहीं दे सकते। उन लोगों को किसी तरह से समझा करके, प्यार में, स्नेह में और कभी कभी धार्मिक बातों बता कर, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। थोड़े दिन की बात है, इसके बाद सब समस्याएं सॉल्व हो जाए। मैं बैंकों से मिला, वहाँ के मैनेजरों से मिला कि साहब आप कुछ हेल्प करें, पुताई का कोई यूनियन बैंक से मैंने पूरा अस्पताल खुदवाया था, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने चद्दर दिलवाए थे, 800 चद्दर। इस तरह से सब वो करके कोशिश किया कि जो बहुत ही बड़ी समस्या थी, पलंग टूटे हुए थे, गद्दे थे नहीं और ये चुनौतियाँ, बजट था नहीं। मैंने एक यहाँ मीटिंग बुलाई और उसमें यहाँ के रीवा के गणमान्य नागरिकों को बुलाया सहयोग लेने के लिए।
उस समय श्रीनिवास तिवारी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर था और वो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया, मैं भी आऊँ। मीटिंग शुरू हुई, बड़े बड़े लोग गाँव इस रीवा को बुलाए गए। मैंने सबको पूरी समस्याएं से अवगत कराया। पहला नाम मैंने पंडित भैयालाल शुक्ल, जो कि रीवा के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। पता नहीं क्यों ऐसी कोई शक्ति थी जो मुझसे बुलवाई कि मैं पहला ही नेगेटिव न जाए, पहला जो मैं बात करूँ वो पॉजिटिव आवे, जिससे लोगों में मोटिवेशन हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं मोटिवेशन का कार्य कर रहा था। मैंने उनका नाम अनाउंस किया कि बाबूजी 2 लाख रुपए छत के बनवाने में सहयोग करेंगे जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और मैंने माइक को पकड़ा दिया। तो उन्होंने रिवाई भाषा में कहा, अभी शुक्ला जी कहे हैं तो ध्यान पड़ी, तो 2 लाख रुपए दिया। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली उस समय समझा, थोड़ा एलिवेटेड भी हो गया। फिर मैं जिसको किसी को गिट्टी के लिए कहा, किसी को बालू के लिए कहा, किसी को लेबर चार्जेस के लिए कहा, सब सहर्ष स्वीकार। मतलब एक जन सहयोग बराबर मिला। बराबर उनका आशीर्वाद स्नेह के साथ मैं इस कार्य को शुरू किया। उस समय चुनौतियाँ बहुत थी। जेपी वालों से सहयोग मांगा कि आप सीमेंट दें, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी सहयोग किया। यहाँ एक टाइल्स की नई वो खुली थी बनाने की, टाइल्स बनाने की, अजंता टाइल्स का जी। उसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो भी टाइल्स कम रेट पर जो है छत बनाने के लिए। इस तरह से हमने छत को पूरा व्यवस्थित कराया। यूनियन बैंक और अन्य बैंकों की मदद से खुदाई पूरी कराई। धीरे धीरे लाइन आने लगी। फिर मैं दोनों वक्त राउंड लेता था जी। इतनी गंदगी थी, स्वीपर थे नहीं, जो स्वीपर थे वो काम करने को तैयार नहीं थे। तो 4-5 को उसी समय 15 अगस्त था, 7-8 लोगों को मैंने जो काम नहीं करते थे जी। उनको अवार्ड दिया। बड़ा हंगामा हुआ। तो मोटिवेट करने के लिए आपने एक कदम उठा लिया। बड़ा हंगामा हुआ, कहा कि जो काम नहीं करते उनको जो है अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड दे रहे हैं। उन सबको बुलाया, 5 लोग 4 लोग को चैम्बर में। बड़ी गलती हो गई, बड़े लोग सुना रहे हैं जी। तो तुम लोग रहते हुए 4 आदमी तो चाहो कर दिन से तो पूरे अस्पताल को साफ कर सकते जी। बोले साहब मैं कसम खाता हूँ मैं आपके साथ। उन 4 को लेकर के मैंने पूरा लेटरिन बाथरूम और सब करा। और लोग जो ड्यूटी लगती थी वो अपनी करते थे, लेकिन उनको 4 को मैंने कहीं ड्यूटी नहीं कराया। फ्री छोड़ दिया। फ्री अपना ये काम कराते थे, हम स्वयं कराते थे जी। तो इस तरह से सफाई की व्यवस्था हम लाइन पे लाए। उसके बाद तिवारी जी का सहयोग और आशीर्वाद था मेरे ऊपर। तो उनसे कोई समस्या होती थी छोटी मोटी तो जी। ये प्रॉब्लम, जनरेटर है लेकिन जनरेटर में पेट्रोल का बजट ही नहीं है। जब मैंने उनको बताया पेट्रोल जनरेटर में है और बजट नहीं है तो बोले क्या किया जाए। उनका पेट्रोल एसोसिएशन को से संपर्क किया जाए, तो उनसे कुछ 100-200 लीटर महीने कुछ डोनेशन टाइप का किया जाए। बोले क्या इतनी आवश्यकता है। हमने कहा नहीं, अब संजय गांधी भी खुल रहा है और संजय गांधी में जनरेटर चलाने के लिए तो डीजल की आवश्यकता है। उसमें कोई संजय गांधी कोई बजट ही है ही नहीं, केवल जीएमएच के बजट से चल रहा है। तो सभी पेट्रोल एसोसिएशन के कनौलिया जी लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और 200 लीटर पेट्रोल डीजल हमको हर माह देने लगे। जब कभी वो होता था एकदम
एडवांस भरा रहता था और एकदम यूज होता था। इस तरह से जनरेटर की समस्या है साहब, क्योंकि लाइट अगर चली जाए तो लाइट रहे, मरीज का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको दिक्कत न पड़े, कोई व्यवधान आने पर ये हाँ, कंटिन्यूटी बनी है। ये करने के लिए मैंने फिर ऐसा करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, बजट बहुत कम रहता था, लोग छोटी छोटी पर्चियाँ पकड़ा देते थे पर्चियों, जी दवाई लाओ, और जब राउंड पे लें तो पहली बार में साहब अपना सफाई उफाई तो जरूर सब ठीक ठाक करा रहे हैं, लेकिन दवाई तो मिलते ही नहीं। मतलब शिकायतों की एक तय वो लाइन लगी रहती थी। मैंने कहा कि अब इस पे जोर दें। जी तो मैंने यहाँ से 4-5 विधायक और कुछ ऐसे लोग कि आप अपने मरीजों को तो भेजते हैं, जी हम उनकी दवाई कहाँ से दिलाएं, हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो बोले क्या सहयोग चाहिए, हमने कहा कि मिनिमम 5,000 रुपये की दवाई हर महीने आप देते हैं। आपके माध्यम से मिलनी चाहिए। मैंने शुरू किया गिरीश गौतम जी से। जी उन्होंने कहा ठीक है देंगे। ऐसे राजू शुक्ला जी और अन्य लोगों से मैंने जो कहा सब स्वीकार किए। कुछ यहाँ के लोग जो प्रतिष्ठित थे उनसे कहा। इस तरह से हमारे पास 70-80 हज़ार रुपये आना शुरू हुआ। अगर उस समय का आप पेपर पर उठाएं तो इतना वो हो गया था कि केमिकल एसोसिएशन वालों ने मेरा विरोध किया कि अब पर्ची नहीं आ रही, जी, जब जी। चलती थी जी तो बड़ा मैं हेडिंग बन के आती थी कि अब दवाइयाँ बाजार से नहीं खरीदी जाती। उसमें विरोध भी हुआ और सहयोग भी हुआ, दोनों प्रक्रियाएं थी। इससे भी हम इस पर भी काबू पाए कि बाजार से दवाइयाँ न खरीदी। जी उसके बाद संजय गांधी आ गया, जी जी हाथी बांध दिया हमारे सामने। नर्सेज कुछ पढ़ी थी तो 70-80 नर्सेज हो गई थी। 80 नर्सेज में संजय गांधी और जीएमएच दोनों एक चलाना बहुत ही कठिन काम था। कठिन ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मुँह छुपाना पड़ता था। जी अब किसी डॉक्टर के पास जाएं आईसीयू में, अरे डॉक्टर सर एक ही तो हमारे पास नर्स है, हम कैसे करें, 2 सीरियस मरीज आ गए तो हम क्या करेंगे, एक मरीज को में एक नर्स रहेगी, दूसरा मरीज कौन अटेंड करेगा, तो मरी न जाएगा। ऐसी ऐसी समस्याएं आती थी कि अपने को लज्जित होना पड़ता था कि वास्तविकता यह है कि बच्चे डॉक्टर करें क्या, बेचारे सही कह रहे हैं, इनको चाहिए। तो किसी तरह से उसको भी कराया। फिर दिवाली से मैंने कहा तो उन्होंने 40 नर्स का शासन से स्वीकृत कराई। इनको जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से रखा जी तो 40 नर्सेज को रखे। जब 40 नर्सेज आए तो हमारे पास 120 नर्स हो गए, तो बड़ा राहत मिला मुझे। जी फिर भी कमी तो बनी ही रही भाई। जी। संजय इतने वार्ड थे संजय गांधी में कि एक विंग में एक नर्स रहती थी, जबकि एक विंग में कम से कम 8 नर्स होनी चाहिए। जी फिर भी उन लोगों का इतना सहयोग रहा, नर्सेस का, स्टाफ का और डॉक्टरों का, और मैं भी उनको उतना ही सहयोग करता था। मैं भी उनकी परेशानियों को समझता था, जी वो भी मेरी परेशानियों को समझते थे और अपने प्रॉब्लम्स को बताते थे। जी कोई भी अस्पताल में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आवे किसी वार्ड में तो सब मैं अपने ऊपर ले लेता था। विभागाध्यक्ष वगैरह इससे फ्री रहते थे जी और मैं 2 वक्त राउंड लेता था। पहले तो 3 वक्त राउंड लेता था, धीरे धीरे एज बढ़ती गई। तो एक व्यक्ति ने बोला कि डॉक्टर साहब 3 से आप 2 बार क्यों कर दिए, 2 राउंड क्यों लेते हैं। तो हमने कहा कि 2 राउंड लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि लेटरिन बाथरूम 2 बार हम साफ करा देते हैं। लोग सुबह जाते हैं और शाम को जाते हैं। अगर 2 बार लेटरिन साफ रही तो इनको उतनी असुविधा न होगी। 24 घंटा तो साफ नहीं रखी जा सकती क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं है। तो जो है 2 बार हो जाता है। दवाइयाँ 2 बार सुबह शाम होती हैं। तो मैं जब वार्ड में राउंड लेता हूँ तो लोग बता देते हैं साहब हमको आज इंजेक्शन नहीं लगा, आज हमें दवा नहीं मिला, तो मैं वहीं तुरंत आप सब चीज़ें सॉल्व कर देता जी था। तो दवाइयाँ वगैरह लोगों को मिल जाता था। धीरे धीरे चुनौतियाँ कम होती गई, साधन बढ़ता गया, नर्सेस कुछ बढ़ाई गई, फिर कुछ डॉक्टर्स बढ़ाए गए, फिर बजट भी आना लगा। 60-70 लाख बजट आने लगा। आज के 10-12 करोड़ आता है, जी। 60-70 लाख रुपये बजट आने लगा।
उसी समय स्वशासी बनाया गया था मेडिकल कॉलेज को, जी। गवर्नमेंट से लेकर के स्वशासी हो गया। जब स्वशासी हो गया तो शिफ्टिंग करना था गांधी अस्पताल से कुछ वार्ड जो है मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक 3 वार्ड हमको यहाँ शिफ्ट करना जी। था। अब शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम, किसी तरह से उसको शिफ्ट कराया, पूरा शिफ्टिंग हो गया। जब शिफ्टिंग हो गई तो समस्याएं तो खैर कम कभी होती नहीं, लेकिन क्या था कि जब संजय गांधी आया तो उस समय पलंग 800 बेड, ये सब उनका बिस्तर, ये सब थे, सामग्रियां थी उसमें, लेकिन चिकित्सकों की कमी थी। चिकित्सकों, नर्सेस बहुत ही कमी थी। जी। इतनी कमी थी कि कहा नहीं जा सकता। मेडिसिन वार्ड में डॉक्टर M.K. जैन और विभागाध्यक्ष थे, 3-4 लोग और थे, जी। जो 5-6 लोगों की टीम थी। 6 लोगों में पूरा देखा जाता था। ICU भी, इमरजेंसी वार्ड भी है, एक वार्ड भी ऐसे सर्जरी में गहरवार जी थे, डॉक्टर DP श्रीवास्तव थे। जी। इन लोगों ने बड़े दिल से जो है सेवा किया पब्लिक को, कम संख्या में होते हुए अधिक कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। और वो यही नहीं, हर एक विभाग के विभागाध्यक्ष, अब्दुल्ला जी, PC द्विवेदी थे, राठौर साहब थे, इन सब लोगों ने इतना स्वागत डॉक्टर लट्टे किया कि इतना मुझे सहयोग किया, जिसके कारण मैं सफल हुआ। अगर इन लोगों का सहयोग, कोऑपरेशन न होता तो शायद दिक्कत आती, क्योंकि उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस का इतना बोलबाला नहीं था। जी, इतना चलन नहीं था, बोलबाला नहीं था, इतने चिकित्सालय भी नहीं थे प्राइवेट। हाँ, और नर्सिंग बहुत ही कम, 1-2 नर्सिंग इंस्टीट्यूट थे, बस, अदरवाइज कुछ था नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए। तो इसी बीच हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लगे, और फिर सिक्योरिटी और सफाई ठेके पर जो है ऑटोनॉमी से, जो साइकिल स्टैंड का पैसा आता था, जो मरीजों से पैसा आता था, मरीजों पेमेंट के केसेस आते, तो उसके माध्यम से, स्टूडेंट का जो पैसा आता था उसके माध्यम से हम लोग मिलजुल के ये सिक्योरिटी और सफाई की व्यवस्था का ठेका दिया। इन दोनों देने के बाद काफ़ी राहत, व्यवस्था सुधरी। एक समय आया कि इसका भी बजट नहीं था, तो डॉक्टर M. गीता यहाँ कलेक्टर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास अब सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने SF से 40 जवान, तो अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर बहुत ही सहयोग किया। मैं जो कहता था वो करते थे। उनका कहना था कि कम से कम एक व्यक्ति काम कर रहा है और 12 बजे रात घर जाता है, 7 बजे सुबह आ जाता है, खुद अटेंडेंस लेता है, नर्सेज और सबका बैठ जाता है। तो जब इतना डेडिकेशन है तो उनका भी सहयोग मेरे साथ बहुत रहा। और हम इस स्थिति में पहुँचे, जनरेटर का आपको बात बताई दिया कि उस समय फिर धीरे धीरे से बजट आने लगा। सर, आपने चिकित्सा जगत को जब चुना तो उस समय क्या समस्याएं रही होंगी? समस्याएं ये थी कि डॉक्टर की बहुत कम संख्या थी। रीवा में 1-2 MBBS की बोर्ड लगे थे। डॉक्टर अग्रवाल थे, डॉक्टर सज्जन सिंह थे, 3 केवल बोर्ड थे पूरे रीवा में। पूरे रीवा देखते थे कि डॉक्टर प्राइवेट की बात। और MD MS तो जैसे भगवान को ही माना जाता था, तो डिग्री कहीं दिखती नहीं थी। उस समय जो लड़का MBBS कर लेता था वो उसका एक स्टेटस था, उसके परिवार के माना जाता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो फाइनल ईयर पास कर, उनका अपॉइंटमेंट लेटर वहीं से आ जाता था, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ता था। अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता था कि MBBS हो गए, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद आप यहाँ पदस्थ, ज्वाइनिंग पहले ही मिल जाती थी। हाँ, पहले मिल जाती थी। और एजुकेशन का जो स्तर था बहुत ऊंचा था। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन था काबिल तारीफ था। आज उससे
वंचित है, जी। वो रिलेशन नहीं रहेगा। सर, आपकी शिक्षा का जो रुझान था, शिक्षा का रुझान ये था कि जब मैं MBBS पास किया तो मुझे अजब नगर कोई है पोस्टिंग जी। हुई, तो मैंने चुनौती को स्वीकार नहीं किया कि मैं वहाँ अजब नगर में जाऊँगा। नाम ही अजब था उसका। हाँ, तो मैं जब तक MD MS न कर लूँगा मैं क्या करूँगा। जी। इसी बीच मेरी शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो मजबूरी थी मुझे कि पैसा मिले, क्योंकि पिताजी से उस समय थे, तो मैं पैथोलॉजी में डिमांस्ट्रेटर बना। जी। मुझे मेडिसिन में मिल रहा था उस जॉब में, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता था, इसमें पूरा पैसा मिलता था, तो मैंने पैथोलॉजी ज्वाइन किया। पैथोलॉजी ज्वाइन करने के बाद हमने इसमें MD किया। MD करने के बाद मैं लेक्चरर बना। लेक्चरर पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय होता था, ऐसे जी। इस तरह का नहीं होता था कि आइए और वाकई नहीं होता था। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता था। पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा प्रथम स्थान था पूरे मध्य प्रदेश में, एज लेक्चरर में पहले नंबर पर था। और इस तरह से मेरा कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद मैंने PhD किया, फिर PhD करने के बाद फिर लेक्चरर रहे, फिर रीडर रहे, फिर पैथोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे। और मेरा हमेशा उद्देश्य रहता था कुछ करके दिखाओ, कुछ अच्छा करो, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए अपना कुछ दायित्व रहता है। जी। कभी कभी गरीब मरीज आ जाते थे, उनसे हम पैसा नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं देते थे, कोशिश करते थे कि दवा हो जाए। तो ये भाव हमारे उसमें था, और परमात्मा की ऐसी कृपा थी, सच्चा स्वामी के संपर्क में मैं आया, और जब मैं अधीक्षक बना तो उस कुर्सी को आशीर्वादित करने आए थे। मैं इस कुर्सी को आशीर्वादित करने आया, बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैं उसी पोस्ट से रिटायर हुआ। जी। जी। और इस बीच में बहुत बड़ी उपलब्धियां मुझे मिली। सबसे बड़ी उपलब्धि की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो हाईएस्ट बॉडी कहलाती है, उससे बड़ी कोई बॉडी जी। नहीं। रीवा मेडिकल कॉलेज से मैं पहला और अभी तक जी। अंतिम, अब तो रिजॉल्व हो गया है, कोई दूसरा सदस्य नहीं बना। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर था, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी का था। जी। और बहुत से अवार्ड मिले मुझे, और उन अवार्डों को से ज़्यादा महत्व था कि लोगों ने मुझे प्यार दिया, जी। लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, लोगों ने मुझे समाज में स्थान दिया। और मैं सभी का ऋणी हूँ, क्योंकि कभी कभी वो अब बात समझ में आता रिटायर होने के बाद कि जब कोई ऐसे मिल जाता है तो जो सम्मान देते हैं तो उससे बड़ा दिल खुशी होता है कि अगर मैं ये कम से कम मुझे रिकॉग्नाइज, रिटायरमेंट के बाद कौन किसको पूछता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं 14-15 साल टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा जी। पूरे, मतलब अध्यक्ष था। तो हम, और मैं उस समय मैं 2 विभाग का विभागाध्यक्ष था, टीचर थे नहीं, स्टाफ नहीं थे। मैं संयुक्त संचालक पहले था, फिर जब संजय गांधी हुआ तो शासन द्वारा मेरा आदेश निकला संचालक का, संचालक संजय गांधी। और जब तक मैं था तब तक वो पोस्ट थी, उसके बाद वो पोस्ट खत्म हो गई। अब केवल संयुक्त संचालक और अधीक्षक की पोस्ट थी। तो संचालक के रूप में मैंने काम किया। इतना ही नहीं, बहुत से अवार्ड्स मिले और लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया। मिनिस्टर्स आते थे, लोग हमको कांग्रेस मानते थे, तो भाजपा की सरकार आई तो एकाएक वार मेरे ऊपर हुआ, और कोशिश किया मैहर से तो वार लेते थे कि शुक्ला जी पता न चले मिनिस्टर और एकाएक राउंड ले। तो ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन परमात्मा की कुछ मेरे ऊपर कृपा थी कि कभी भी हमें नीचा नहीं देखा। आपके ऊपर आक्षेप भी लगते रहे कि आप कहीं कांग्रेस के हो जाते हैं तो कहीं बीजेपी के हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, न मैं कांग्रेस का था न मैं बीजेपी का था। मैं केवल इन लोगों के माध्यम से एक अच्छा काम करना चाहता था। और किसी भी काम को करने के लिए कभी निंदा अगर कोई करता है तो
उसको सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उस निंदा में अगर आपकी कमी है तो उसको दूर करना। जी मेरे ऊपर इतने वार किए, कभी मैंने उलट करके उनके ऊपर वार नहीं किया। जी मैंने अपने को प्रोटेक्ट किया, लेकिन उनको मैंने डैमेज नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो चीज़ें फिर हमारी पूरी एनर्जी इसी में लग जाती। जी जी अगर किसी ने मुझे मेरी शिकायत किया तो मैं उससे बचने का प्रयास किया, बस इतना मैं हमेशा करता। लेकिन कभी मैं डैमेज करने या बदला लेने की भावना कभी भी नहीं रखा, किसी से भी नहीं रखा। और फिर हमको तो कह रहे हैं भाजपा में राजेंद्र शुक्ला जी ने, गिरीश गौतम जी ने, सभी ने मुझे सहयोग किया। जी जी और इतना ही नहीं सहयोग किया, सम्मान भी दिलाया। तो उस समय जरूर ये था, जो चूंकि एकाएक आदमी जब भाजपा सरकार आई तो स्वाभाविक है बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बम्बरिंग होने लगती है। हाँ कि ऐसा करो, अब चलो इनको वो कर दो। लेकिन चूंकि उस पद को लेने के लिए स्वीकार कोई नहीं कर रहा था, वो चैलेंजिंग था। जानते थे कि इस तरह से उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। कंडीशन बहुत पुअर कंडीशन थी। आज जो है 600 नर्स हैं जी। अब नर्स 600 हैं, 500 600 नर्सेज हैं, अब जितना भी एग्जैक्ट करिए, लेकिन इतने हैं करीब करीब। डॉक्टर्स की संख्या बहुत बढ़ गई जी सब कुछ बढ़ गया है। तो जब अधिक होता है तो भी व्यवस्था नहीं सुधार पाते। सर, आए दिन आजकल डिस्प्यूट सुनने को मिलता है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है, मरीजों के साथ मारपीट हो रही है, जबकि आपके समय पे ऐसा कुछ नहीं होता था। जब अधिक चीज कोई हो जाती है जी तो उसमें वो इंतजाम ठीक नहीं हो पाता। जब कम संख्या में रहते हैं लोग तो एक एक व्यक्ति दिखाई देता है जी कि क्या काम कर रहे हैं, कौन का काम कर रहा है, कौन अस्पताल में है कौन नहीं। अब इतने लोग हैं कि ये करना ही बड़ा कठिन है। नंबर 2, मैं लड़कों से, जो पीजी स्टूडेंट थे उनसे मैं फ्रेंडली बात करता था और उनको समझाता था। कभी कभी वो अड़ जाते थे तो उसको मैं प्यार से पुचकार करके, उनको भाषण देकर, उनको समझाई देकर, उनको आध्यात्मिक रूप से बता करके अपने फेवर में देता था। तो ये समस्या नहीं हुई। नंबर 2, हम राम लेते थे। बहुत सी समस्याएं जब होती थी तो सामने ही मेरे हो जाती थी। उस सामने जब मेरे हो जाती थी तो मैं प्रयास करता था कि ये समस्या सॉल्व हो जाए। वो समस्या सॉल्व हो जाती थी दोनों तरफ से। और इस पद पे रह करके मैंने ये सीखा कि नम्रता यदि आप में है। मैं बच्चों को सिखाता था डॉक्टरों को, बेटा मैं मानता हूँ कि तुम्हारी संख्या बहुत कम है, 2 डॉक्टर हो और 4 मरीज एकाएक आ गए तो चारों कैसे अटेंड करोगे, मैं जानता हूँ जी लेकिन मरीज ये नहीं जानता बेटा। उसको तो अपने मरीज की रक्षा चाहिए। तो तुमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यदि मेरे पिताजी, मेरी माता या मेरे परिजन आज आते हैं, हम लेके आते, तो मैं उनसे, डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते, जो आप एक्सपेक्ट करते तो वही आप उनके साथ व्यवहार करो। जी तो वो जब ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ने हर एक चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया, बड़ी अच्छे ढंग से समझाया और इनका प्रयास रहा। तो डॉक्टर अगर ये साबित कर दे कि मेरा प्रयास है तो मैं मरीज के प्रति उतना ही संवेदनशील हूँ जितना मरीज के अटेंडेंट। उनको सब चीज़ें अच्छे ढंग से बता देना। मरीज का आधार नर्स तो कायदे से बात करो। यूँ हम तो जाते थे, हम डॉक्टर उसके नहीं थे, फिर भी हम उनसे उनका हाल है, बुखार कैसे है, पल्स देख लिए, कर लिए। बहुत लोग इसी में खुश हो जाते आधी बीमारी तो थे। उनको ये लगता था कि यही डॉक्टर है, कोई नहीं जानते थे कि और कौन है। और दूसरी बात जो था, मैं रीवा की हर एक व्यक्ति को समझता था, जानता था इसकी पहुंच कहाँ तक है और ये किस लेवल तक जा सकता है। उसी तरह से मैं इसको टैकल करता था। ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि आपको मालूम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि ये व्यक्ति जिससे मैं संवाद कर रहा हूँ इसका लेवल क्या है। जी और ये यदि उस लेवल पे आप बात न करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हंगामा होगा। तो कहीं हम झुक भी जाते थे। ऐसा नहीं कि अकड़ कर ही मैं अधिकारी हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कोशिश करता था कि वहीं पर स्वाद हो जाए। सर, आपने काफ़ी काम किया है और अच्छे बुरे सभी के साथ काम किया,
इस बीच कोई आपका एक अनुभव? कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत इमोशनल हो जाए, और मैं संजय गांधी और जीएमएच अस्पताल को मैं ऐसा, पता नहीं क्यों, सब मेरे एक जुनून था कि ये मेरा अस्पताल, जी अगर तिनका गिरा मिलता था तो मैं चलता था, तो मैं उसको उठा लेता। जी लेकिन एक बार एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे बहुत ही क्षोभ हुआ, और एक लड़की एक्सपायर हो गई थी, लटक गई थी, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, और उसमें मुझे भी इन्वॉल्व किया। पॉलिटिकल जो अस्पताल में जिनको से होती नाराजगी को ना मौका पाते, उस समय मुझे बहुत क्षोभ हुआ कि मैंने इतना काम किया, इतना सेक्रीफाइस किया। मरीज, मैं एक नोटिस निकाला था, कोई भी मरीज मेरे घर पर नहीं जाएगा जी उसकी कोई जांच नहीं, डॉक्टरों से इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी मेरे पास रेफर नहीं। तो कमजोरी एक यहाँ होती है। उस समय मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, उसके बावजूद भी लोग मुझसे खुश नहीं, कहीं ना कहीं मेरे में कमी था। मैं ये ना सोच करके कि फला 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 डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और ये इन्होंने ऐसा कराया है, मैंने ये समझा कि ये तो इनका मानसिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी है। जी यदि मेरे में कमी ना होती तो शायद ये चीज़ नहीं, ऐसे आरोप नहीं लगते। ऐसे आरोप नहीं लगते, ना ऐसे होते। उस समय मुझे बहुत ही वो लगा, लेकिन परमात्मा की कुछ कृपा थी, ईश्वर की कुछ मेरे ऊपर आशीर्वाद था, ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया। मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में कहा कि डॉक्टर सिंह का निर्दोष है, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, और तब मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर कोई है। बड़ी से बड़ी परेशानी खुद से यदि आप सही हैं तो आपको निकालता है। सर आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा था? हमारे जीवन में सबसे खुशी पल का जीवन वो था कि जब मैं संजय गांधी अस्पताल में उद्घाटन का था। जी उस समय मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता था, जिसमें कि आप सोनिया गांधी हैं, जी सभी बड़े बड़े दिग्गज जी जिनके सामने हम लोग खड़े नहीं होते थे, उनके साथ फोटो खिंचाया, जी। उनके साथ बदल में रहे, उन लोगों ने मुझसे पूछा, बात किया, हंसा, बोला, सब कुछ किया। वो समय मैं भुला नहीं सकता। चैलेंज बहुत था, जी मैं जानता था कि ये हाथी हम न चला पाएंगे, बड़ी परेशानी होगी, कुछ नहीं है, केवल वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, स्टाफ नहीं, ये नहीं, लेकिन वो क्षण मैं तो संजय गांधी के रूप में एक ऐसा हाथी दे दिया गया था जिसके न तो खाने की व्यवस्था थी न बैठाने की व्यवस्था, बिल्कुल फिर भी आपको दे दिया। और आपने सर इस कंडीशन में आप कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकले? हमको तो लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ काम करे। कभी कभी ऐसी उलझनों में पड़ जाते थे, दिमाग इतना खराब हो जाता था, और कि कभी जैसे उदाहरण के लिए कुत्ते के इंजेक्शन है, अब वो कुत्ते काट के आए, गरीब आदमी वो कहाँ बाजार से खरीद सकता है। जी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती थी, बड़ी दया लगती थी, सर इस पोस्ट पे रह करके भी मैं कुछ मदद नहीं कर पा रहा। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती थी कि जब कोई मरीज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, वो कहता था डॉक्टर साहब मुझे दवाई नहीं मिली, मेरे पास पैसा नहीं है, और जब मैं उसकी मदद कर देता था तो मुझे इतनी अपार खुशी होती थी अंदर से एक। हाँ, कि देखो मिनिस्टर का फ़ोन आएगा, करेंगे, मंत्री का फ़ोन आता है, करता हूँ, मेले का फ़ोन आता है, करता हूँ, सेक्रेटरी का फ़ोन आता हूँ, करता हूँ, कलेक्टर का फ़ोन आता हूँ, करता हूँ, कमिश्नर का फ़ोन आता है, करता हूँ। ये बेचारा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से ही डायरेक्ट आ रहा है, तो मैं उसमें बहुत खुश होता था। और उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी, गरीब मरीज आते थे तो उनकी मर जाते थे, तो उनको जैसे सीधी सिंगरौली, अब इनको ले जाने की कोई सुविधा नहीं थी, ना उनके पास पैसा रहता था, और ना मेरे यहाँ एम्बुलेंस थी कोई कि मैं उसमें एम्बुलेंस की भी काफ़ी अरे थी नहीं, काफ़ी कमी क्या थी ही नहीं, प्राइवेट भी नहीं थे कि प्राइवेट, अब तो प्राइवेट भरे हुए हैं, मेला लगा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी नहीं थी, तो जीपें चलती थी,
तो जीप 2-3 जीप खड़ी रहती थी, तो मैं चंदा करता था और चंदा करके उस उसको जो है बॉडी को भिजवाता था उसके स्थान पर। वो भी मैं करीब 25-30 बॉडीज़ मैंने भिजवाया। बाद में तो रेड क्रॉस में भी आ गए, तो रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत ही हेल्प मिलती थी। वो भी उनको डीजे डलवा देते थे, तो वो गाड़ी लेके चले जाते थे मरीज को। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और चैलेंज के साथ साथ दया आती थी कि अपने हम लोग कितने पिछड़े हैं बेचारे, इनके पास कपड़ा पहनने का नहीं है, इनको इनकी बॉडी ले जाने को नहीं, कभी कभी जलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं आता था, उस पर भी पैसा इकट्ठा करके उनको देते थे कि जिससे इनको, इन सब लोगों का जो दुआएं थी जो मुझे जीवित रखा और आगे बढ़ाया। सर, आप विभिन्न पदों में रहे, बहुत सारे पदों में काम किया और सफल रहे। तो इस सफलता का जो मूल मंत्र था वो क्या था? मैंने आपको अभी बताया ना कि जो सफलता क्या है, अगर कोई भी काम, एक बार क्या हुआ कि हमारे फॉरेंसिक में कोई भी डॉक्टर नहीं था जी। तो मुझे डीन ने ऑर्डर निकाला कि आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड, माइक्रोबायोलॉजी फॉरेंसिक संचालक। तो हमने उनसे कहा कि कितना करेंगे, दोनों क्लास लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर भी मैं उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसी समय मैं एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट भी बनता था। एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट, संचालक, 2 विभाग के विभागाध्यक्ष, स्पोर्ट्स चेयरमैन, सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। मल्टीटास्किंग कंडीशन थी। और उसको मैंने बड़े धैर्य के साथ उस कार्य को लिया और सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया। और उसका परिणाम ये रहा कि आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो हमारे स्टूडेंट हमको हृदय मिलते हैं और उनका सम्मान, प्यार, स्नेह जो मिलता है दिल को खुश कर देता है। सर, अब आप अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कैसा देखते हैं? अब जब मैं रिटायर हुआ तो लोग मुझसे पूछते थे, अक्सर पूछे कि डॉक्टर साहब आपका समय कैसे कटता है? तो मैं उनको कहता था मेरे पास समय ही नहीं बचता। वो आप कहते हो समय कैसे कटता है? बोले नहीं नहीं, कैसे करता होगा, आप अस्पताल में 12 बजे रात तक रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं बचपन से अध्यात्म की ओर मेरा लगाव था और मैं 24,000 गायत्री मंत्र, जिसमें कि 6-7 घंटे लगते हैं, उसको मैं करता हूँ और दुर्गा सप्तशती का वो करता हूँ। तो मेरे पास अभाव रहता है समय का और उसी में मस्त रहता हूँ। और मैं सच्चा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। सच्चा बाबा मुझे बहुत ही स्नेह देते हैं और वहाँ पर 400-500 लड़के पढ़ते हैं, संस्कृत विद्यालय है और गरीब बच्चे, वहाँ घंटी बजती है, जो भी बैठ गया वो खाना खाता है और उनको सब सुविधाएं मिलती है। तो मेरा इन्हीं उसमें जो है मस्त रहता है, समय बिताता हूँ, साथ साथ आंतरिक खुशी। क्योंकि आप एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या है, जो पूरा छात्र हैं, जो यहाँ से पढ़े हुए लोग, उन लोगों को एकत्र करना, उन लोगों को के बारे में कभी कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, और उन लोगों के माध्यम से हम समाज के लिए कुछ कर सकें, तो ये प्रयास रहता है कि हम एलुमनी की तरफ जितने पुराने बड़े बड़े पोस्ट से रिटायर हुए हैं उनका संपर्क रखना और उनसे जरूरत पड़ने पे मदद लेना। एलुमनी एसोसिएशन का वो है। एलुमनी एसोसिएशन तो ये जो यहाँ पूरा छात्र हैं उनका है और उससे के माध्यम से कुछ स्कूलों को भी हम लोगों ने वो किया, फर्नीचर वगैरह दिया, ये किया, छोटे छोटे जहाँ जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास। लेकिन कोविड पीरियड में 2 साल से शांत पड़ा हुआ है। कोविड पीरियड में सबको बड़े बड़े लोगों को शांत कर दिया, सबकी स्पीड रोक दी कोविड, बिल्कुल स्पीड रोक। सर, अभी आपने करीब 1 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जो नवोदित छात्र थे, उनको अपने प्रेरणा के लिए कुछ शब्द दिए थे। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं उन बच्चों को केवल
ये प्रेरणा दिया कि बेटे तुम अभी तक MBBS की डिग्री लेकर के छात्र जीवन में जी तुम्हें सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक, अब इस जीवन में तुम जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, और उस जीवन उस जो उसमें आवश्यकताएं होती उनका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जी अब नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबसे बढ़िया ये होता है कि तुम जब आज डिग्री तुम्हें मिल रही है, उसमें डिग्री में कहीं नहीं लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन। जी हर एक जगह डिवीजन मिलता है, मेडिकल कॉलेज में डिवीजन नहीं मिलता। डिस्टिंक्शन, ऑनर्स मिलता है, लेकिन डिवीजन नहीं मिलता है। ये अच्छे डॉक्टर नहीं, बुरे डॉक्टर ये नहीं, ये तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। जी तो चाहे एक बीमार आता है मरीज, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट के पास जाए और चाहे जो 50% पाने वाला लड़का है उसके पास जाए, वो तो डॉक्टर के रूप में आपके पास जाएगा। तो आपका वहाँ निर्वहन डॉक्टर के रूप में होगा। ये तभी अच्छे ढंग से आप कर सकते हो जब आपके दिल में ये बात हो। जो हो सकता, कभी कभी गोल्ड मेडलिस्ट फेल्योर रहते हैं, नहीं सक्सेस होते, क्योंकि वो केवल उनका अध्ययन पूरा। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डॉक्टर्स को, जो कि अब यहाँ तो अभी उनका सपोर्ट था, थोड़ा भी वो सब स्टूडेंट इकट्ठे होकर के, और एक स्ट्रेंथ थी। बेटा जब आप तुम PSC में जाओगे, CSC में जाओगे, वहाँ अकेले रहोगे, वहाँ तुम्हारे ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उसमें तुम्हें ही अपने को बचत करना है। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए उस एरिया के लोग तुमसे प्रभावित हैं। ट्रीटमेंट अगर कमज़ोर भी है तो उतना वो फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा है, लेकिन आप संवेदनशील नहीं हैं और आप उनसे संवाद नहीं करते, तो आप अच्छे डॉक्टर के रूप में नहीं देंगे। संवाद जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, इलाज के बारे में उनको संतुष्टि होना जरूरी है। अगर वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो कैसे संतुष्ट होंगे? तो जब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं माँ के लेके आया हूँ इस डॉक्टर के पास, तो इस डॉक्टर मेरे माँ को क्या करना चाहिए, इस डॉक्टर को। और ये भावना अगर आप जागृत कर लोगे डॉक्टर नए उसमें, तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई जीवन में फेल नहीं कर सकता। ये मैं डॉक्टरों को सलाह दिया कि यदि आप इस चीज़ में कि संवेदनशील रहें, उसकी गरिमा को समझें। कभी कभी ये होता है कि मरीज मरा हुआ आया जी और उन्होंने देखा पल्स नहीं है, कि मर गया है, ले जाओ। तो मरीज तो यही सोचता है कि देखिए डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, और देखना ही नहीं चाहता है, देखा ही नहीं, अरे कहीं कुछ देखवा नहीं बहन, तो आप उसको लेटाओ, एग्जामिन करो, ECG ले लो, थोड़ा से उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए, थोड़ी देर बाद निकले तो मर गए। जी हालांकि बहुत से लोग जानते हैं इस सच्चाई को, लेकिन सच्चाई कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में ही अपना वो समझते हैं। तो उस आरोप से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको उसके पल्स देखना पड़ेगा, उसका हार्ट बीट देखना पड़ेगा। जो सुविधाएं हैं PSC में अगर ECG के नहीं है तो आप स्टेथोस्कोप लगा कर उसको वो करें, पल्स लें, सब देखें। देखने के बाद 2-3 मिनट बाद आप धीरे से बताओ कि वो नहीं, उसको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमारे मरीज को ऐसे नहीं कह दिया डॉक्टर साहब, पूरी पड़ताल की हाँ, छुए नहीं, देखवे नहीं बहन, और कई दिन भी मर गए, चिल्लाते रहे, उनको कोई वेदना संवेदना है ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज़ होती है कि आप मरीज के अटेंडेंट को सेटिस्फाइड करें। सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास आप करना चाहिए। जी जी यदि आपका प्रयास रहेगा तो इतनी उत्पात और लड़ाई झगड़ा। हमारे जो युवा दर्शक या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा केवल सभी से, मैं अपने बच्चे से भी अनुरोध करता हूँ कि जो इस वर्तमान समय है, वर्तमान समय जिसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, जी तो बच्चे और पिता जो रिलेशनशिप पहले होता था वो अब नहीं रह गया। अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। जी जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, तो इस जनरेशन गैप ने पारिवारिक दूरियां भी बढ़ाई, सामाजिक दूरियां भी बढ़ी, और इन युवाओं को मैं आज भी कहता हूं कि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है,
चाहे जितना आप पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जो करो, यज्ञ करो, ये करो, किसी ने परमात्मा को। जी और सृष्टिकर्ता कौन होता है? परमात्मा आप करते हो। तो जब माँ बाप आपको पैदा किए हुए हैं तो आपके लिए भगवान तो वो है। आपको तो सृजन करके रखना उन्होंने। तो उनको उनके वो सब सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद आप उन चीज़ों को भुला दें, जी ये युवा पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं। युवा पीढ़ी इस चीज़ का ध्यान दे कि उसका जो परिवार के प्रति दायित्व, समाज के प्रति दायित्व जो है, संबंधों के प्रति जो दायित्व है, उनका निर्वहन करना चाहिए। केवल सेल्फ सेंटर होकर के न करना चाहिए कि मुझे दुनिया का अपने लिए सब कुछ कर लेता है। आप किसी के लिए करके दिखाओ, अपने को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए कुछ करो, तब तो आपको हर एक व्यक्ति तो अपने साथ चैलेंज रही करता है। तो हम तुम्हारे नज़र में, मैं बचपन से मैं देखा हूँ कि मेरे माता पिता से बढ़ कर के मैं किसी को संभाल नहीं। भाई बहन का जो संबंध है, जो और संबंधों को उनका निर्वहन करना चाहिए और सम्मानपूर्वक करना चाहिए, जिसकी कि आज कमी है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच है में आज हमारे बीच संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय के संचालक सह अधीक्षक सरल सहज स्वभाव डॉक्टर सीवी शुक्ला साहब ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।